में इसमें पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि में भी हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान को निकाल सकते हैं। एक्स गुणन विधि कैसे होता है, तो देखिए पहला अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो दो इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये 0 होता है कोई भी इक्वेशन में, क्योंकि हम लोग उधर पढ़ चुके थे जैसे कि 4x प्लस 7y और इक्वल टू 8 दिया हुआ था। तो इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि में इसको इधर ला देंगे, मतलब 4x प्लस 7y और 8 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, इक्वल टू बचेगा 0। जब इस तरह का आता है तो दो इक्वेशन है, मतलब दो समीकरण है, तो दो समीकरण इसमें a1 लगा देंगे, इसमें b1 और इसमें c1 लगा देंगे, और दूसरा इक्वेशन में a2x प्लस b2y लगाएंगे, b2y प्लस यहाँ लगा देंगे c2 बराबर 0। तो देखिए दो इक्वेशन बना, यानी दो समीकरण बना। अब दो समीकरण जो बनता है तो इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, एक आपको कंडीशन याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीन तरह से होगा। एक अद्वितीय हल कब होता है, मतलब अद्वितीय हल कब होगा, और एक होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, और एक होता है जिसका कोई हल ही नहीं है। तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले बोर्ड में लिख दिए हैं, जब a1/a2 करेंगे अब बराबर नहीं होगा b1/b2 तो उसको कहेंगे अद्वितीय हल है। ठीक है, देखिए ये a1 और ये a2, जब दोनों समीकरण का इसका बाय ये दोनों का अगर बाय करेंगे, ये बटे ये करेंगे और फिर ये बटे ये करेंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं आएगा तो उसको कहेंगे अद्वितीय हल है। और जब हम लोग a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे और c1/c2 करेंगे, अगर तीनों समान हो जाता है तो उसको कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक ना। और फिर तीसरा कंडीशन है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा तो उसका कोई हल नहीं है। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। आपको ये तीन कंडीशन याद करके रखना पड़ेगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो देखिए 3.5 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नरेखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका अद्वितीय हल किसका है, और कहता है किसका कोई हल नहीं है, ये भी देखना है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर जिसका वज्र गुणन विधि से तब बनाएंगे दोस्तों जिसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है, सबसे पहले देखिए वज्र गुणन विधि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि तीन चीज़ है ना, पहले देखिए ये इक्वेशन a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 आता है, फिर ये a2x प्लस b2y और प्लस आ जाएगा c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखते हैं इधर, इधर y लिखते हैं और इधर 1 लिखेंगे। कांस्टेंट, c का मतलब कांस्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। आप देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे ना, इधर लिखेंगे b1 b2, फिर इसमें देखिए c1 c2, फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे a1 और a2। ठीक ना, और इसके बाद फिर यही वाला चीज़ तो इधर लिखेंगे b1 और b2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस में लिख सकते, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब ये मल्टीप्लाई करते हैं ना तो x बटे क्या हो जाएगा, ये b1 c2, तो b1 c2 हो जाएगा, बीच में माइनस करेंगे। ठीक है, और ये c1 b2 या b1 c2, चलिए b2 c1 ये हो जाएगा। अब फिर देखिए जब y को लिखेंगे ना तो y वाला में क्या आएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, ये वाला और ये वाला, मतलब c1 और a2 आएगा, बीच में माइनस, और ये। ठीक है, कहने का मतलब तीर चलिए इधर ही लगाइए, तो ये c2 और a1 आ जाएगा, c2 a1 ये हो गया। अब बराबर फिर ये 1 है ना, तो 1 बाय क्या करेंगे, ये जैसे ये इसके साथ गुना करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये हो गया वज्र गुणन विधि, इसी को बोलते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अद्वितीय हल होगा उस स्थिति में इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे पहले कैसे, तो देखिए ये वाला शुरू जो x लगा हुआ है ना,
इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो इसमें ए आता है। ए का वैल्यू कितना है इसमें, 1, मतलब a1 लिखेंगे क्योंकि समीकरण तो मेरा ये बन रहा है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू बन रहा है 0। तो ये पहला वाला इक्वेशन में क्या आएगा, a1 b1 और c1। तो देखिए a1 1 आ जाएगा, फिर देखिए b1 की जगह देखिए y के आगे क्या है -3, और ये c1 तो c1 की जगह -3 ये लिखेंगे। फिर देखिए ये a2 देखिए क्या है 3, b2 जब देखेंगे तो -9, और ये c2 देखेंगे तो -2। ये जब भी बराबर के उस पार कुछ रहे तो उसको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, a1/a2 चलिए निकालते हैं, पहले इसका जांच कर लेते हैं। a1/a2 तो 1 क्या दिया है 3। अब चलिए देखते हैं b1/b2, तो b1/b2 क्या -3/-9, ये 3 कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9, मतलब क्या आ जाएगा 1/3। देखिए ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब निकालते हैं c1/c2, जब c1/c2 निकालेंगे तो -3/-2, क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं है, तो लिख दीजिएगा चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, जबकि बराबर नहीं है c1/c2, तो ये कंडीशन में क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं है। तो यहाँ लिख देना है कोई हल नहीं है, इसका आगे इसमें सॉल्व नहीं करना है, बस ये देख लीजिए। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि 2x + y = 5 है, तो इसका सॉल्व ऐसे करेंगे। देखिए उस पार है ना, पहले उसको इस पार लाएंगे, जैसे 2x है अब प्लस y है, बराबर के उस पार 5 है, तो उसको इस पार लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा बराबर 0, ठीक ना। और ये 3x है और ये प्लस 2y है, तो ये देखिए बराबर के उस पर 8 है, उसको इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हम x का आगे तो इसको a1 लिखेंगे, a1 बराबर 2, और ये वाला क्या लिखेंगे b1, तो b1 में y है सिर्फ, इसका आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 छिपा हुआ रहता है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या है, तो भगवान है। तो उसी तरह y के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब फिर ये c1 इक्वल टू क्या है -5। आप देखिए a2 जब देखेंगे तो a2 में क्या है 3, अब b2 में क्या हो जाएगा 2, और ये c2 में कितना आ जाएगा -8। अब ये आ गया, सबसे पहले इसको देखेंगे कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है, पहले इसको देखेंगे। तो देखिए अगर a1 बाई हम a2 करेंगे तो देखिए 2/3 आएगा। अब b1/b2 देखिए, तो b1/b2 क्या आएगा 1/2। क्या दोस्तों ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसको क्या बोलते हैं, कोई अद्वितीय हल है, ये अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो इसका क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, किस में, तो ये वाला चीज़ों में इसको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसके नीचे लिखेगा वज्र गुणन विधि से, नीचे क्या लिखना है, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि से यहाँ लिखेंगे और इसके बाद यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ 1 लिखना है, ठीक है। अब देखिए x का मान में क्या आता है, इसमें देखिए आता है b1 b2 c1 c2, फिर आ जाता है a1 a2 और इधर आ जाता है b1 और b2, देखिए ये आता है ना। अब इसको सबसे पहले बिठाएंगे, देखिए b1, तो देखिए b1 में कितना दिया 1, तो b1 के जगह हम बैठा देते हैं यहाँ 1। फिर देखिए दोस्तों b2 में क्या दिया 2, तो यहाँ बैठाएंगे 2। फिर देखिए c1, तो c1 के जगह कितना है -5, c2 देखिए c2 कितना है -8, ये बैठा दिए। फिर देखिए a1 का मान कितना दिया है 2। फिर देखिए a2 कितना दिया है 3। फिर ये देखिए b1 कितना 1 है और ये b2 है 2। आप क्या करना है, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ये x बाय आ जाएगा, ये दोनों गुना होगा तो 8 के 8 हो, तो देखिए ये वाला हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x बटे कितना हो जाएगा, 8 को गुना करेंगे तो -8 हो गया, और ये 2 पंचे 10, ठीक है, चिन्ह रहते माइनस होता है और बीच में 10 लिखेंगे, ठीक है, -10 है। अब बराबर ये y बटे ये गुना करेंगे दोस्तों, तो 5 दिया -15,
फिर ये 8 दूगुना 16, तो बीच में माइनस है तो यहाँ लिख देंगे 16। अब बराबर 1 बटे देखिए ये गुना होगा ना, तो 2 दूगुना 4 माइनस 3 एके 3। अब देखिए ये जब गुना कर दिए तो x बटे कितना हो जाएगा, तो ये माइनस है -8 और ये देखिए माइनस माइनस +10 आएगा। अब बराबर y बटे ये -15 और ये प्लस हो जाएगा 16 बराबर 1 बटे 1। अब देखिए ये बराबर ये और ये बराबर उतने हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर ये 2 मार्कर है, ये पेन है, अगर कहेंगे इस मार्कर दाम मान लेते 25 है और इसका भी 25 रुपया है और इसका भी मान लेते 25 है, तो हम क्या करेंगे, चाहे ये वाला लेंगे तो भी 25, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो हम क्या लेंगे, मेरा जो रहता है मान लेते ये वाला, तो ये ले लेंगे। तो उसी तरह का ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो हम इसको बराबर ये भी तो लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो x बटे कितना हो जाएगा, यह माइनस माइनस क्या था प्लस, तो 8 में कितना बचा, यह 2, तो 2 बराबर ये y बटे कितना हो जाएगा 1 बराबर 1 बटा 1, तो ये बराबर हुआ कर सकते हैं x/2 बराबर 1। अब फिर देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1। हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आ जाएगा 1। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। 1 का 3 कहता है कि ये देखिए सॉल्व। अगर ये वाला हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि बराबर के उस पार जो है ना वो c है, तो उसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा। चलिए बना देते हैं यहाँ 3x - 5y और माइनस क्या करेंगे 20 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये 6x - 10y है, जब बराबर के उस पर 40 है ना उसको इस पार लेंगे तो माइनस होगा, अब बराबर हो जाएगा 0। अब हम देख रहे हैं ये वाला पहला समीकरण है, इसमें क्या होगा a1 b1 c1, तो अब यहाँ लिख देंगे कि a1 बराबर 3 अब b1 बराबर कितना हो जाएगा -5 और c1 बराबर -20। जब इसको देख रहे हैं तो a2 इक्वल टू 6 और b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। लेकिन 40 के आगे क्या दोस्तों माइनस, यहाँ भी 20 माइनस है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे a1/a2, a1/a2 मतलब 3/6, तो 3 एका 3, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ लिखेंगे b1/b2, तो b1 भी b2 -5/-10, ये माइनस कट गया, 5 दूना 10, ये देखिए ये भी बराबर हो गया। जब बराबर होते जा रहा है तो अब c1/c2 भी निकाल लेंगे, तो c1/c2 कितना दिया -20/-40, ये कटा 20 एका 20, 20 दूना 40। तो देखिए दोस्तों सब बराबर हो गया। जब सब बराबर हो जाता है, चूँकि हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर होता है c1/c2, तो इसको क्या बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है दोस्तों। इसका आगे ये नहीं बनाना है क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, बस यहीं लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जब अद्वितीय हल होता है तो उसका आगे वज्र गुणन विधि से बनाना है, ठीक है। तो ये यहीं पर रहा। अब इसका आगे देखिए इसका 4 नंबर का 1 का 4 नंबर कहता है कि x - 3y - 7 इक्वल टू 0 और 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। ये वाला जब दिया हुआ दोस्तों तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये a1 लिख लेंगे। a1 कितना है, देखिए x का आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और फिर b1 बराबर कितना है यहाँ पर -3 और c1 जब लिखेंगे तो कितना है -7। अब फिर ये a2 बराबर लिखेंगे तो कितना है 3 और ये b2, तो b2 कितना है -3 और c2 बराबर है -15, ये है। तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे, इसे a1/a2 क्या आ रहा है इसमें, तो a1 मतलब 1/3 आएगा। फिर देखिए b1/b2, तो b1/b2 क्या आएगा -3/-3, तो इसको काट देंगे तो 3 एका 3, कितना बचा, एक ही बच रहा है, एक आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो इसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल है, तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल है, ये हो गया। अब देखिए जब अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से बनाना है, वज्र गुणन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए वज्र गुणन विधि से क्या लिखते हैं x या y और कुछ दूर हट के 1 लिखना है। ये वाला होता है b1/b2, ठीक है, b1/b2 यहाँ। तो देखिए दोस्तों b1/b2 कितना दिया है -3 और यहाँ लिखेंगे -3। अब c1/c2, तो देखिए ये वाला -7/-15,
फिर क्या आ जाता है A1 A2, मतलब ये 1 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद ये वाला फिर लिखना है -3 और -3। इसका मतलब देखिए, जब अगर आप इसको लिख रहे हैं ना तो पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये और ये, फिर इसका बाद ये और ये, इसके बाद इसको और इसको लिखिए, इसका बाद फिर यहाँ से यहाँ। मतलब आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वही अंत करना। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर यहीं पर, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करें फिर वहीं लौट के आ जाइए। यही नियम है इसमें। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे इसे, क्या है कि x बाय किया जाएगा x बाय कितना, तो इसको गुना करेंगे। देखो 15 तिया 45 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 45 लिखेंगे और ये बीच में माइनस है। देखिए 7 तिया 21 माइनस माइनस प्लस, तो बीच में तो माइनस ही है 21। अब देखिए इतना इक्वल टू y बाय कितना हो जाएगा दोस्तों, y में देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ होगा, तो -7 और 3 को गुना करेंगे तो 7 तिया 21 माइनस 21 आ जाएगा, फिर माइनस 15 1 15, लेकिन यहाँ बीच में तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +15। अब बराबर 1 बाय, देखिए ये इसके साथ गुना करेंगे तो 3 1 -3, अब ये गुना हो जाएगा इसके साथ तो 3 तिया 9, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। अब देखिए ये x बटे कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे, 5 में 1 गया कितना बचा 4 और 4 में 2 गया 2 24। अब ये y बटे देखिए यहाँ कितना है 15 और यहाँ 21, तो बचेगा कितना -6। अब बराबर 1 बटे ये बच जाएगा 6, बड़ा ये है ना, ये बड़ा था इसलिए इसका चिन्ह लगा दिए। अब देखिए हम लिखेंगे x बटे 24 बराबर ये मान लिखेंगे तो 1/6 और इधर लिख देंगे y बटे -6 बराबर 1/6। अब इसको सॉल्व कर देना है दोस्तों, सिंपल, ये इसके साथ गुना इसके साथ गुना होगा तो x गुना 6 होगा बराबर कितना होगा 24, तो x बराबर 24/6, 6 4 24, x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इसको देखिए ये तो गुना हो जाएगा तो y गुना 6 बराबर हो जाएगा -6, तो y बराबर -6/6, ये दोनों को काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया -1। अब यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। यहीं 1 नंबर के यहाँ टोटल कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका 2 नंबर का 1 नंबर a और b के किन मानों के लिए, मतलब a और b का मान हमें निकालने के लिए पूछ रहे हैं कि a का मान कितना और b का मान कितना है, वो हमें निकालना है। और कहता है निम्न रेखिक समीकरण, जो ये रेखिक समीकरण दिया हुआ है उसके ये युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। किससे हमको देखना है, तो अपरिमित रूप से कह रहा है कि अनेक हल है। अब ये वाला समीकरण दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसको देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए सजा हुआ नहीं है, इसको इधर लाएंगे पहले, यानी 2x + 3y और ये माइनस कर देंगे 7 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब देखिए इसको भी इधर बराबर के उस पार है ना, उसको भी पहले इस पार लाएंगे, क्योंकि हम लोग इस तरह के रूप में लिखेंगे ना, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, 0 उधर होना चाहिए, तो इसको इधर लाएंगे फिर, तो यह आ जाएगा a - b, इसका आगे x लगा है, अब प्लस फिर a + b × y लगा है, तो इसको इधर लाएंगे तो टोटल के आगे यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम ऐसे लाएंगे तो माइनस लगा दिए टोटल, तो जैसा का वैसे ही रहेगा। ये टोटल को जब हम इधर उठा के लाएंगे, जब देखिए टोटल को उठा के लाएंगे तो जैसे वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके आगे क्या लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब देखिए ये x में a1 आ जाएगा, तो a1 बराबर 2 और b1 बराबर कितना आ जाएगा 3 और c1 बराबर आ जाएगा -7। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a - b, अब b2 बराबर क्या हो जाएगा a + b और ये c2 बराबर जो -3a + b -2, ये आ जाएगा इसका। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है ना b1/b2, अब बराबर जब c1/c2 था तब यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्वेश्चन में कह दिया कि ये तीनों ही क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अब हम इसको लेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर है c1/c2, ये रूप में मेरा दिया हुआ है। तो आप देखिए a1/a2, a1 का मान कितना है 2,
A2 का कितना है, तो A माइनस बी बराबर B1, तो B1 देखिए दोस्तों 3, अब B2 ये लिखे हैं A प्लस बी बराबर C1 है -7 बटे C2, तो -3A प्लस बी और -2 ये दिया है। अब दोस्तों देखिए इस रूप में हो गया, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल बोला है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब ये माइनस कट जाएगा, बचा क्या, तो 2/a माइनस बी और फिर यहाँ बचा बराबर 3/a प्लस बी। अब बराबर यहाँ पर है 7/3a प्लस बी -2। अब बताइए कि ये बराबर ये है और ये बराबर भी ये है, तो हम ये बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। तो चलिए या तो आप इसको भी बराबर लिख सकते हैं, देखिए 2/a माइनस बी बराबर चलिए 3/a प्लस बी, इसी को लिख देते हैं, ठीक ना। अगर आप इसको चाहते हैं तो इसी को लिखिए 7/3a प्लस बी और -2 ये लिखें। अब दूसरा में ये लिख रहे हैं 3/a प्लस बी, अब बराबर आ जाएगा 7/3a प्लस बी -2, ठीक है। अब इसके बाद है कि ये इसके साथ गुना होगा ना, तो 2 को टोटल के साथ गुना करेंगे, तो 2 तिया 6a और फिर 2 एके 2b और फिर 2 दूना 4 बराबर ये देखिए गुना होगा तो 7 और -7b बराबर ये इसके साथ पहले गुना करेंगे, 2 तिया 6a, फिर 2 से गुना करेंगे b को तो 2b हो जाएगा, फिर 2 से 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4। अब बताइए 7a है और a को इस पार लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक के कास्ट का आदमी ना, इसको इधर लाएंगे 6a हो गया। ये b है तो -7b, उधर देखिए b है तो इधर लाएंगे 2b हो गया। सबको इधर लाइए, माइनस है तो इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +4, बचेगा उधर क्या 0, ठीक ना। या तो आप इसे 4 को उधर भी रख सकते हैं, =4 रख दीजिए इसे। अब देखिए ये 7 है तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा, ये 7 और 2 कितना हो जाएगा 9b = -4, इसको समीकरण 1 बना देंगे। आप दोस्तों देखिए अब दूसरा वाला भी तो लेंगे ना, ये बराबर ये मतलब 3 क्या दिया था a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर दिया है 7/3a प्लस बी माइनस क्या दिया है 2 दिया है। ये इसके साथ गुना होता है, ये इसके साथ गुना होगा, तो 7 से गुना करेंगे 7a, फिर 7 से b भी तो गुना होगा, तो 7b बराबर ये 3 तिया 9a प्लस 3 से फिर b को गुना करेंगे 3b और 3 दूगुना 6। अब देखिए ये 7a है, इसको इधर लाएंगे -2a हो जाएगा, सॉरी 9a हो जाएगा, और फिर +7b है, इस b को इधर लाएंगे -3b = कितना बचा -6। अब देखिए 9 में घटाएंगे कितना बचेगा 2a और यहाँ बच जाएगा +4b, अब बराबर -6, इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब इधर वाला मिटा दिया, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए a - 2b = -4 और -2a + 4b = -6। अगर हम इस समीकरण इसको 2 से गुना करके इससे घटा दे जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 1 को 1 से गुना करके क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, क्योंकि एक में चिन्ह प्लस एक में माइनस है इसलिए। अब देखिए इसको 2 से गुना करें दोस्तों, तो 2 से करेंगे तो 2 ये हो जाएगा माइनस, फिर 2 से करेंगे इसको 2 नाम 18, तो ये 18b हो जाएगा, फिर 2 4 8 बराबर -8 हो गया। ये तो जैसे वैसे ही रहेगा, -2a है और फिर क्या है +4b और फिर ये =-6 ये है। अब इसको क्या कर रहे हैं जोड़ने पर, तो जोड़ने से कोई चिन्ह बदलता नहीं है, ये दोनों कट गया। अब बताइए 18 और 4 गया, कितना बचेगा 14b, ये माइनस होगा और ये भी माइनस है 14, ये दोनों कट जाएगा, b बराबर 14/14, ये दोनों कट गया, 1 आ गया। b का मान क्या आ गया 1। अब लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे इसको दोस्तों रख देंगे। समीकरण 1 में क्या है देखिए a - 9b और बराबर -4 ये दिया है, तो a लिखेंगे -9 गुना b का मान 1 है बराबर -4, तो ये a है, ठीक है, माइनस ये 9 बराबर -4, a बराबर 9 को उधर लेके चल जाएंगे तो -4
प्लस 9 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो ये ए बराबर आ गया 5 और बी बराबर आ गया 1। यही हो गया दोस्तों इसका आंसर। मतलब ए का मान 5 है और बी का मान है। इसी वैल्यू को इसमें रखने से ये किस विधि से हो रहा है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसका आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।